हेलो क्रशर्स, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द एडवांस मॉड्यूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से काइनेमैटिक्स। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि आपके बेसिक्स कवर्ड हैं, जो कि हमने मेंस वाले मॉड्यूल में कम्प्लीटली कवर कर लिए थे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो फिर से उनको देख सकते हो अगर आपका रिविजन नहीं हुआ है तो। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज काइनेमैटिक्स। वन डायमेंशनल मोशन रिवाइज कर लेंगे। उसमें एज सच ज़्यादा सवाल एडवांस लेवल पे पूछे नहीं जाते हैं, बनते भी नहीं हैं, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी उनको बीच बीच में हम रिवाइज कर लेंगे। काइनेमैटिक्स अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, अगर इंडिविजुअली उसको देखोगे और अलग अलग टॉपिक्स के साथ मिक्स एंड मैच कर दोगे तो फिर तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप एसएचएम में भी इसको ला सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके बाद भी काइनेमैटिक्स वहाँ पे इन्वॉल्व की जा सकती है। आज हम कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए यहाँ पे हमारा मोड क्या रहने वाले हैं, हम क्वेश्चंस के ज़रिए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे डिटेल में। देखो, जितने भी तरह की चीज़ें बनती हैं सारी आज हम कोशिश करेंगे सब कुछ आज कवर कर लें। काइनेमैटिक्स वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा। कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी साथ में करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम अब एडवांस लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम बहुत सारे क्वेश्चंस के ज़रिए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आपको पता भी चलता रहेगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब हमारे पास टाइम लिमिटेड हो तो किस तरीके से हमें अपने एफर्ट्स का मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहिए, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा आईआईटी क्रैक करने के लिए बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लोगे तो 10 से 15% क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। 10 to 15% वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अब ये क्वेश्चंस देख के आपको लगता होगा अरे यार, एग्जाम का लेवल बहुत ही ऊपर है, और वाकई में क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे आते हैं, पूछे जाते हैं। लेकिन अब आप इनको उठा के देखना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा हर साल बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 से 15% क्वेश्चन ही बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बाकी के जो हमारे हैं, है ना, कितने 90 से 85% या 85% से 90% ये बहुत ही, ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको किया जा सकता है, इनको आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर आईआईटी में अच्छी रैंक चाहिए तो आप 50-60% स्कोर कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। तो इन क्वेश्चंस में अपना समय ना वेस्ट करके एग्जाम में भी आप इनको करने बैठ जाओगे तो आपको बड़ी खुशी होगी, ओहो मैंने सबसे टफ क्वेश्चंस को क्रैक कर लिया है। लेकिन आपकी रैंक उससे नहीं आएगी, रैंक आती है यहाँ से। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे इन पे, इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करते चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस ये होने वाला है क्योंकि लिमिटेड समय में हमारा गोल है बहुत अच्छी रैंक स्कोर करना। वो चीज़ हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल में होने क्या वाला है, हम क्वेश्चंस के ज़रिए कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने हमारा जो मंथ सीरीज़ है उसके सारे के सारे 43 वीडियोज़ आप पहले ही देख चुके हो। 43 वीडियोज़ जो हमारे हैं वो बेसिक्स से स्टार्ट होते हैं। 43 वीडियोज़ बेसिक्स, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिए हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ के साथ अच्छे से कवर किया हुआ है। आपको अगर वो सारे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही उसके बाद ही आप इस मॉड्यूल को स्टार्ट करें, नहीं तो हो सकता है चीज़ें ऊपर से जाने लगेगी। तो हम इस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। एडवांस का मॉड्यूल है, मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ पे छाट के आपके लिए लेके आया हूँ और उन्हीं के थ्रू हम अपनी रैंक इम्प्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स के साथ। आज का वीडियो काइनेमैटिक्स वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल दोनों का होने वाला है। अब वन डायमेंशनल में एज सच देखो बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें हैं, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन का इस्तेमाल क्या किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के साथ उसको जोड़ करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उन चीज़ों को देख लेंगे। टू डायमेंशनल मोशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वहाँ वेलोसिटी के डायरेक्शंस आ जाते हैं, हमारे पास रेन वन प्रॉब्लम है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है ना, कैट माउस प्रॉब्लम है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पे बन सकती है। इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स से।
काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन की। वन डायमेंशनल मोशन में देखो हमारे पास एक पैरामीटर होता है x, जो कि समय के साथ वेरी करता है ना, इट विल बी फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा, x को हम डिफ्रेंशिएट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है dx अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये चीज़ क्या होती है, ये होती है हमारी v, और ये हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो मैं इसको INST लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे dx भी वेक्टर होगा, है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं x भी वेक्टर होगा। हम हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में x की बात करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, dv अपॉन dt, सब वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन को एक और तरीके से हमें लिखना आता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, या फिर ds आप उसको लिख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो हमें पता होनी चाहिए। अब एक और हमारे पास टर्म होती है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड गेम खेल जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो VAVG उसको हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। ये भी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, चेंज इन हमारा जो पोजीशन होता है, यानी कि ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन में गड़बड़ यहीं पे हो जाती है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने की ट्रिकी सिचुएशन बना दी जाएगी। ऐसे वाले क्वेश्चन भी देखे होंगे आपने, बॉक्स होता है, क्यूब होती है, और यहाँ से इस तरीके से जा रहे हो तो आपको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पता करना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो एज टू एज हो जाएगा, राइट। वो घूमा हुआ वो होता है डिस्टेंस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम बेसिक मॉड्यूल में कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। एक बार हम ग्राफ को ज़रूर रिवाइज कर लेंगे कि अगर हमारे पास XT ग्राफ जो होता है, वो XT ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पर होगा टाइम t, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू, समय के साथ अलग अलग समय पे हमारे पास अलग अलग x की वैल्यू आ रही है। जैसे इस वक्त की अगर मैं बात कर लूँ, ये है मेरे पास टाइम t1, इस जगह मुझे वैल्यू देखने को मिलती है x1। ये है मान लो मेरे पास टाइम t2, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू देखने को मिलती है x2। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, देखो डेल्टा x क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो ये है। इसी को आप इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज, ये हो जाता है हमारा डेल्टा x, और ये क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है ये है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, है ना, t2 माइनस t1। तो हमारे पास डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी क्या निकल के आता है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दो तो ये एक लाइन हमारे पास आ जाती है। इस लाइन का जो tan थीटा होगा, है ना, मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा x अपॉन बेस क्या है हमारा डेल्टा टी, और यही हो जाती है हमारे पास V एवरेज। V एवरेज इस तरीके से निकाली जाती है। अगर हमसे किसी और टाइम पे, लेट से किसी इंस्टेंट पे मुझसे पूछिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, जैसे ये है मेरे पास t3, इस जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस वाली ये जो लाइन का tan थीटा है ना, ये थीटा की जगह इसको फाई लिख देते हैं। मैं लिख दूंगा tan फाई इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और ये हो जाती है हमारी v इंस्टेंटेनियस। तो हमें बस यही कुछ चीज़ें समझनी होती है। एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है। ऑलराइट, फिर हमसे सवाल पूछे जाते हैं कई बार एरिया अंडर द ग्राफ, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है। आप उसको ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल बना होगा, उसमें कुछ वैल्यूज आपको देख करके उसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन उस एरिया का मतलब क्या होगा, है ना, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, अगर हमें एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसका एरिया क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। देखो आप यहीं से देख सकते हो, एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा यहीं से मुझे पता चल जाता है। इसका एग्जांपल बना देता हूँ इसको मैं। अगर मेरे पास इंटीग्रल a डॉट डी टी करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वी विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ये हमें बताता है। कई बार इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, भाई हमारे पास इस तरीके से आ रहा है तो एरिया मतलब कर्व ये जा रहा है हमारा, कभी इस तरीके से आ जाएगा, तो ये जो चीज़ होती है इसको तो हम बोलते हैं भाई दिस इज पॉजिटिव एरिया। ये वाला भी होगा हमारा क्या, पॉजिटिव एरिया। ये वाला हमारा हो जाता है
नेगेटिव एरिया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है, बाकी जो ऊपर है वो पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप चेंज इन वेलोसिटी पता कर सकते हो। या फिर अगर आपको इंटीग्रल v डॉट डी टी है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर v डॉट डी टी अगर आप करोगे तो हमारे पास दूसरी तरफ क्या बचता है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये क्या आ जाता है हमारे पास, इंटीग्रल a डॉट डी एक्स। अब ये कौन से ग्राफ का हो जाएगा, हमारे पास इस तरफ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसके अंडर जो एरिया हमारे पास इस तरीके से आता है वो इस चीज़ से हमें देखने को मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर a डॉट डी एक्स इधर करोगे तो इधर बचता है v डी वी को इस तरफ इंटीग्रेट करो, v डॉट डी वी वो आ जाता है हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगाओगे v1 से लेकर के v2 तक, तो ये हो जाता है बेसिकली v1 से v2 तक क्या लगाना है, इसको मैं बोल सकता हूँ v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। बेसिकली आपको एरिया अंडर द ग्राफ, मैंने सारे के सारे जो भी केसेस हमारे बनते हैं सारी की सारी चीज़ें पर देख ली है। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कई बार ये जो इक्वेशन है इसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो है ना, इस तरफ भी आप मास से मल्टीप्लाई कर दो। अभी मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन जाता है हमारे पास, फोर्स इंटू डी एक्स क्या हो जाता है हमारे पास, उसका इंटीग्रल है, ये हो गया हमारे पास वर्क डन। और ये क्या चीज़ हो गई हमारे पास, ये क्या है, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, या फिर इसको मैं लिख दूंगा कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन आती है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहीं से मैं एक और इक्वेशन लिख सकता हूँ s इज ऑल्सो इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास। और मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। और हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट होता है SN क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो कई बार ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि भाई nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसका फॉर्मूला आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। खास बात यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस में झोल किए जा सकते हैं। दैट्स इट, ये भी अगेन बहुत ही सिंपल है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मोशन इन 2 डायमेंशन का है। मोशन इन 2 डायमेंशन में हमें क्या बात ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारे पास 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं तो उन दोनों में हम मोशन को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। इस डायरेक्शन का मोशन दूसरे डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, और इधर वाला मोशन इस डायरेक्शन के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर कोई भी 2 परपेंडिकुलर वो डायरेक्शंस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यू नीड टू क्रॉस अ रिवर विद योर बोट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, speed of boat with respect to water, to a dock directly in front of you on the opposite side of the river। तो मान लो कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पर जाना है, इसके डायरेक्टली ऑपोजिट होगा इस तरीके से, यहाँ हमें पहुँचना है। You choose the pointing method in which you keep the nose of the boat pointed directly at the dock at all time। ठीक है, तो हमें इसकी तरफ पॉइंट करके रखना है अपनी बोट को, और ऐसे हम चलते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, the velocity of the flowing water is u and the width of the river is b, the time you will take to cross the boat is। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझना ज़रूरी है। अगर पानी रुका हुआ होता तो हम यहाँ से इस तरीके से सीधे चले जाते, लेकिन अब पानी रुका हुआ नहीं है, पानी बह रहा है कुछ इस दिशा में,
u उसकी हमें स्पीड दी हुई है। अब हमें पॉइंटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर एक्चुअली मेरी जो वेलोसिटी होगी, देखो मैं एक्चुअली इसको ड्रॉ भी कर सकता हूँ। मेरी बोट की वेलोसिटी होगी इस दिशा में, लेकिन रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी क्योंकि मैं रिवर के साथ बहता हुआ जाने वाला हूँ। तो रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर इस तरफ है। तो इस तरीके से मैं देखूँ तो मेरी नेट जो वेलोसिटी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कुछ इस तरीके की आ जाती है ना। भले ही मेरा पॉइंट सामने की तरफ है लेकिन मैं ऐसे जाने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा इस तरफ चला जाऊँगा, तो मेरा मोशन एक्चुअली कुछ इस तरीके का होने वाला है। और देखो किसी भी पॉइंट पे आप बात कर सकते हो, जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट करूँगा टुवर्ड्स द डॉक। तो हमारा डॉक किधर है, इधर। मैं पॉइंट करता हूँ इस तरफ, लेकिन मुझ में रिवर की वेलोसिटी इस तरीके से ही ऐड होने वाली है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो इस तरीके से कुछ आएगा। और आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो मोशन है एक्चुअली इस तरीके से कुछ होता है। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है, हमें इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, बेसिकली हम वहाँ कभी भी नहीं पहुँचेंगे। ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, अगर यू की वैल्यू 0 कर दें, है ना, यहाँ पे यू की वैल्यू 0 करो तो ये दोनों तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पहुँचने का कुछ तो फाइनाइट टाइम होगा जो कि इन दोनों से नहीं आ रहा है। इनको आप रिजेक्ट कर सकते हो, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। यू की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दो आप। यू की वैल्यू को जैसे इनफाइनाइट करोगे, अब इन दोनों में देखो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ, लिखना शुरू करते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो हमें v दी हुई है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर ले तो, है ना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर की वैल्यू दी है u, और इस डायरेक्शन को मान लेता हूं मैं ये x डायरेक्शन है, ये मेरा y डायरेक्शन है, तो इसको मैं लूंगा u i कैप हमारे को दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे ये नहीं पता, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो इसी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं इसमें मुझे ये वाली चीज़ तो पता है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है, u टाइम्स आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका भी मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो इतना होने वाला है, लेकिन अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन देखो, अभी हमारी बोट इस तरफ चला रहे हैं हम, फिर यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे कहीं तो डायरेक्शन इस तरीके से आएगा, क्योंकि पॉइंटिंग मेथड है तो डायरेक्शन हर समय बदलता रहेगा। तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली मैं टाइम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकता, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हमें चीज़ें दिखाई दे रही है। ऐसे केस में कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे काम आता है, वो होता है कि हम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी ना करें, है ना, ग्राउंड में एक रिस्पेक्ट से हमारे को कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है, हम एक काम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिवर अगर चीज़ों को देखना शुरू करें तो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर था, ओके, और मैं कहाँ पे था, मैं पानी के अंदर हूँ ना, मेरी बोट रिवर में है, ठीक है। डॉक यहाँ पर था हमारे सामने, डॉक कहाँ पे था, ग्राउंड में। हमारी रिवर इस तरफ चल रही थी u वेलोसिटी से। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी, अगर मैं रिवर के ऊपर बैठ जाऊँ और रिवर को ही अपना रेफरेंस फ्रेम बना लूँ तो मुझे रिवर रुकी हुई दिखाई देती है और बाकी सब चीज़ें पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के साथ। जैसे अगर हम ट्रेन में बैठ करके आगे जा रहे होते हैं तो हम ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम से देखते हैं, हमें लगता है ट्रेन तो वहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें, पेड़ पौधे बिल्डिंग्स, वो पीछे जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो पेड़ पौधे वहीं थे, ट्रेन आगे जा रही थी। तो सेम चीज़ यहाँ पर होने वाली है। देखो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं रिवर को रोक दूँ तो बेसिकली उसकी जितनी भी वेलोसिटी है वो मैं सभी चीज़ों में ऐड कर दूंगा। रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर हो जाती है भाई 0, है ना। हमारे पास डॉग था, वो तो रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे रुका था, इसमें भी इस तरफ वेलोसिटी ऐसे ऐड होगी, u इस तरफ ऐड हो जाएगी। साथ में मैं इसके पीछे ऐसे जा रहा था और विद रेस्पेक्ट टू रिवर मेरी ये वेलोसिटी है ना, मेरी ये जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। पहले हम इसमें ऐड करते थे तो मेरी नेट वेलोसिटी इस तरीके की आती थी, अब रिवर की वेलोसिटी को आप यहाँ से हटा दोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास नेट एक वेलोसिटी v बचती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एट दिस पॉइंट मुझे उसका डायरेक्शन भी पता है, हम डायरेक्टली हमारे डॉक की तरफ यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, है ना, ठीक। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हमारा ये जो डॉक है
वो हमें इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मान लो ये डॉग यहाँ पे पहुंच चुका है, हम हमेशा उसकी तरफ पॉइंट करते हैं, तो मैं हमेशा यूं सीधा स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलने वाला। अगर वो इधर आता है तो मैं भी अपना डायरेक्शन उसकी तरफ बदलूंगा, और मान लो मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, तो अब मेरा जो डायरेक्शन है वो इस डॉग की तरफ ऐसे होता है। थोड़ी देर बाद डॉग मान लो यहाँ पहुंच जाता है, तो मेरा डायरेक्शन मेरा भी चेंज होगा, यहाँ पर इस तरीके से मैं अब इसकी तरफ देखूंगा, और इवेंचुअली यहाँ पर कहीं पे जाकर के मैं उससे टकरा जाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ से इस तरीके से मिल जाऊंगा। तो अब ये अभी भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, लेकिन अब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे और इस पे बेस भी क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। आप इसको ऐसे समझो, ये कैट माउस टाइप की प्रॉब्लम भी आती है या फिर चोर पुलिस टाइप की प्रॉब्लम, कुछ भी बनाई जा सकती है। उसमें होता क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रही है, हम यहाँ पर थे, हम हमेशा उसकी तरफ पॉइंट करते हैं और चलते जाते हैं और कहीं यहाँ पर जाकर के उसे टकराएंगे। तो प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। हमने एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, दोनों ही कठिन है, ये वाली को थोड़ा सॉल्व करना आसान है, तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो, अब इसमें एक और चीज़ आती है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। बेसिकली हमारे पास इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, वो है हमें दिया हुआ, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू बी। हमें इस डिस्टेंस को खत्म करना है, दोनों के बीच का फासला खत्म हो जाएगा, यानी कि हमने उस डॉग तक हम पहुंच चुके हैं, और हमें देखना है कि इनके बीच का वो फासले को कम करने की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो कितनी है। तो देखो, इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाऊंगा। यहां पर इस तरीके से आप देखो, हम यहां से चले थे, हमारा डॉग यहां पे था, कभी डॉग इस जगह पे आ चुका है, उस वक्त हमारी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे होने वाली है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो हमारी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है। हमारे पास डॉग इस तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड है इस तरफ u। इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है ना, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर ये वाला एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके कम होने की रेट क्या है। तो यहाँ पर देखो, इस लाइन के अलोंग अगर हम बात करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अलोंग इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाओ। ये तो इस तरफ आगे जाना चाह रहा है, ये इधर जा रहा था, लेकिन इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये इस दूरी को बढ़ाना चाहता है, ये इस दूरी को कम करना चाहता है। एक डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है, एक डिस्टेंस को कम करना चाहता है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, ये माइनस इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। तो जो कंपोनेंट होने वाला है, देखो ये वाला एंगल भी होगा हमारे पास थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा। ये है हमारे पास v। हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, हमारे पास ये तो आ रहा है, ये उसको कम कर रहा है, मतलब बेसिकली एक डिस्टेंस को कम करना चाहता है, एक डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो इसकी वैल्यू आती है v माइनस u cos थीटा। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई। हमें एक चीज़ पता है कि भाई कोई भी वैल्यू की थीटा, अब देखो थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ है। थीटा की वैल्यू समय के साथ साथ बदल रही है, ये भी हमें पता चल गया। थीटा इज सम फंक्शन ऑफ टाइम टी, जो मुझे नहीं पता अभी तक, ठीक है। तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे भाई इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू dt विल बी इक्वल टू, कितना होगा, दोनों के बीच में इनिशियली कुछ डिस्टेंस था ये, और फाइनली वो डिस्टेंस हो जाता है 0। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, वेलोसिटी v ज़्यादा होगी, u cos थीटा थोड़ा उससे छोटा होगा, तभी हम उसको पहुंच भी पाएंगे, नहीं तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाने वाले यहाँ तक। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा b के बराबर, जो हमारे पास इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था, ठीक। इसी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम यहाँ से उठा करके रखते हैं, तो देखो ये आ जाता है इंटीग्रल ऑफ v माइनस u cos थीटा इंटू dt इज इक्वल टू b। अच्छा, टाइम की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, टाइम की लिमिट होगी 0 से लेकर कैपिटल T तक। लेट्स से हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें जो समय लगा है, ये यहाँ पे था t इज इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर ये लोग जब पहुँचे हैं वो है टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर, है ना।
हम कैपिटल टी समय लगता है यहाँ पर पहुँचने में। ठीक है, ये हमें मिल गया। क्या वी एक कांस्टेंट चीज़ है? अब देखो रिवर के रेस्पेक्ट में देखोगे यहाँ पर तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, थीटा समय के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ये यू और वी कांस्टेंट है। अब हम जिस रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस इंटीग्रल को आप खोलोगे तो आप यहाँ पर क्लियरली लिख पाओगे दिस विल बी इक्वल टू वी डी टी, है ना, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 से लेकर कैपिटल टी तक, माइनस यू भी एक कांस्टेंट चीज है, यह रहता है हमारे पास कॉस थीटा डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कैपिटल टी तक, विच इज इक्वल टू बी। और इसी को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो ये चीज़ तो बड़ी सी सिंपल हो गई, इसको हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू वी टी माइनस यू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी टी 0 से लेकर कैपिटल टी तक इज इक्वल टू बी। हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है और यहाँ से हम टोटल बता सकते हैं भाई कितना समय लगा है हमें वहाँ पहुँचने में। ये टाइम टी ही तो हमें पता करना है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे कॉस थीटा डी टी नहीं पता। क्या कोई तरीका है कि मैं कॉस थीटा डी टी पता कर लूँ, इसका इंटीग्रल 0 से लेकर टी तक? अब या तो हम फंक्शन निकालने बैठेंगे भाई थीटा किस तरीके से टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो देखो यहाँ पर एक और अप्रोच की जाती है, समझने की कोशिश करना है इसमें। यहाँ से हम इस तरीके से चलते जा रहे हैं, वेलोसिटी का हर वक्त डायरेक्शन बदलता है, कभी इस तरफ थीटा होती है, कभी इस तरफ थीटा होती है, कभी इस तरफ थीटा होती है, लेकिन देखो स्टार्ट किया था दोनों ने एक सेम लाइन से, टी टाइम में दोनों ने यहां पर आकर के पकड़ लिया है। इसने, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो इसने एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना ही एक्स डायरेक्शन में इस वाले पार्टिकल ने भी ट्रैवल किया होगा। अगर मैं एक्स डिस्टेंसेस को कंपेयर करूं, है ना, एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे ये जो डॉक था, डॉक ने कितना चल लिया इस तरफ, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था, वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है u इंटू कैपिटल टी विल बी इक्वल टू, इस बोट ने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब इस बोट की एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, है ना, हम एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास v इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करो आप इसको dt से तो उससे हमें पता चल जाएगा भाई ओवर द टाइम 0 से लेकर कैपिटल टी समय तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कभी वी कॉस थीटा की वैल्यू कुछ इतनी आएगी, कभी यहाँ पर आप देखोगे तो वी कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आएगी। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम में हम 0 से लेकर के टी तक इस तरीके से लिमिट्स यहाँ पर हमें लगानी होगी, 0 से लेकर के कैपिटल टी तक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो v है ये भी एक कांस्टेंट चीज़ है। यहाँ से मुझे मिल जाता है, बेसिकली मैं इस v को दूसरी तरफ ले आऊँगा तो मेरे पास आता है u कैपिटल T अपॉन स्मॉल v विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी टी 0 से लेकर लिमिट t तक। ये चीज़ मुझे यहाँ पर पता चल जाती है और मुझे यही तो पता करना था। इस इक्वेशन में मेरे पास यही चीज़ तो मिसिंग थी। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है तो देखो इसी वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पे रख दूंगा और मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आ जाती है, क्या आ जाती है, वी टी, देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ था वी टी माइनस यू, और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है यहाँ से इसकी वैल्यू होगा यू कैपिटल टी अपॉन बी, यू कैपिटल टी अपॉन बी इज इक्वल टू बी। और यहाँ से अब t की वैल्यू आप देख सकते हो, कैपिटल T की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है बी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शंस में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसके बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। रिवर बोट की जगह यहाँ पर हवा चल रही है, प्लेन जा रहा है, उस तरफ पॉइंट करके ये हो सकता है, या फिर इस तरीके से डायरेक्ट उसको मॉडिफाई करके दे देंगे कि भाई यहाँ से इस तरफ एक चूहा भागा, बिल्ली हमेशा उसको पॉइंट करते हुए भाग रही है, इवेंचुअली आके पकड़ लेती है, तो भी सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का इस्तेमाल हमें करना होगा। और इस तरीके से हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता, उसको हम निकालते भी नहीं है, हम दूसरे तरीके से कि भाई एक्स डायरेक्शन में इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, उस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कॉस थीटा डी टी की वैल्यू ये आने वाली है, और उसी को हम यूज़ कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। बहुत ही अच्छा ये सवाल था।
एक और बेहतरीन सवाल। इस सवाल में देखो होता क्या है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस 10 है, ये भी 10 मीटर है और ये एक बहुत ही लंबा प्लैंक है 45 डिग्री के एंगल पे। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, पागल होकर के नहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, नॉर्मल हालत में स्ट्राइक कर रहे हैं नहीं। नॉर्मली का मतलब होता है यहाँ पर जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसका इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रैजेक्टरी बना देते हैं, इस तरीके से वो यहाँ पर टकराएगा, 90 डिग्री का यहाँ पर हमारे पास एंगल होता है। ठीक, ऑलराइट। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइक इज। तो अब देखो ये सवाल सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है। कैसे, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से इसकी वेलोसिटी u है। हमने देखा 2 डायमेंशनल में हमारे पास दो जो डायरेक्शन होते हैं, जैसे ये और ये, दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। एक्सिलरेशन हमारे पास हमेशा नीचे की तरफ है, इस तरीके से g का। तो एक बात बताओ, क्या x डायरेक्शन के कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई भी चेंज होगा? वो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u, तो उससे मुझे एक और चीज़ पता चल जाती है कि भाई यहाँ पर हमारे पास इस दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट u का u ही रहेगा अगर x डायरेक्शन की बात करें तो। लेकिन हमें बताया गया है कि यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से वो टकराया है। अब यहाँ पे आप ज्योमेट्री देख सकते हो भाई कि ये 45 डिग्री का एंगल था, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का रहा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये 45 डिग्री कब हो सकता है? जब इसका नीचे की तरफ वाला कंपोनेंट हो ना, उसको भी u के बराबर ही होना पड़ेगा, तभी ये इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दी कि भाई दिस ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल टू u। तो हमारे पास नेट जो रिजल्टेंट वेलोसिटी अब आ जाएगी वो आ जाएगी इस तरीके से, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स u के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी पूछिए एट द पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, या फिर आपसे यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती थी, वेरिएशन। लेकिन यहाँ पर पूछे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी रहती है? बहुत ही सिंपल, काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक इज हाफ मास की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट मास, तो उसके मास की वैल्यू लिख दूंगा मैं 1 इंटू वेलोसिटी। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई? √2 टाइम्स u। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम √2 टाइम्स u, इसका स्क्वायर। यही हमें पता करना है। बस छोटी सी तकलीफ है कि u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से u की वैल्यू पता कर सकते हैं? चाहता हूँ मैं कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें पता करना है। अब पहली बात तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर के बराबर। तो बेसिकली हमें यू की वैल्यू पता करनी है। अब यहाँ पे अप्रोच क्या यूज़ की जाए, तो देखो ऐसे समझो कि अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें जो टाइम लगा है वो टोटल टाइम लगा है t, तो हमारे पास कुछ x डिस्प्लेसमेंट है और कुछ y में डिस्प्लेसमेंट है, इतना है ना। x में डिस्प्लेसमेंट और y में डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं दोनों की वैल्यू पता कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो ज्योमेट्री का यहाँ पे इस्तेमाल होगा थोड़ा सा। ये वाला जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि यार लेट से दिस इज l के बराबर, इससे मुझे ये भी पता चल जाता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी l के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है 45 डिग्री का, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर आने वाली है। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से एक अब आप लाइन खींच दो। अब देखो x डायरेक्शन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी ut के बराबर, है ना। t समय तक आप u कांस्टेंट वेलोसिटी, x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऐसे चलते रहोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 10 प्लस एल, ut विल बी इक्वल टू 10 प्लस एल। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, वाई डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है 10 माइनस एल, है ना। और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप देखो वाई डायरेक्शन में तो इनिशियली वो जीरो पे था, वेलोसिटी जीरो थी, राइट। तो इस तरफ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 माइनस एल। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, ठीक।
अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो एल की कैलकुलेशन में मैं जाना नहीं चाहता, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है यू टी, है ना, यू कैपिटल टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक, और एक चीज, पेन गिर गया था। अभी भी मुझे ये कैपिटल टी की वैल्यू नहीं पता, मुझे यू की वैल्यू पता करनी है, जी मुझे पता था, टी नहीं पता। तो अब मैं किस तरीके से इसको कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर हमें और एक इक्वेशन बनाने को मिल जाएगी बड़ी आसानी से। वाई डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई है, यू। इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो कैपिटल टी टाइम में ही हमारे पास वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, यू के बराबर। तो मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन आ जाती है, ऑल्सो मैं लिख दूंगा तीसरी इक्वेशन, जी इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। फाइनली हमारे पास वेलोसिटी हो गई है यू के बराबर, माइनस इनिशियली थी 0। यहाँ से ये इक्वेशन आ जाती है। तो मैं टी की वैल्यू लिख दूंगा, टी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, यू डिवाइडेड बाय जी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, u इंटू यू अपॉन जी प्लस हाफ इंटू जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ से वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर और वो भी आ जाएगा 3/2 जी इज इक्वल टू 20। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 133.3 जूल, और बी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल था। कितने सारे इसके वेरिएशन हो सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री की जगह कोई और एंगल आपको दे दिया जाएगा, या फिर ढूंढ ली, या फिर हो सकता है आपको ये 10 मीटर ना दिया जाए, हो सकता है ये प्लैंक को यहीं से स्टार्ट कर दें और फिर यहाँ से नॉर्मली स्ट्राइक हो रहा हो। तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल केसेस बनाए जा सकते हैं, आपको ये चीज़ वहाँ पे समझनी होगी। एंगल 45 डिग्री नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, तो आप उन सबको आप सॉल्व कर पाओगे। अप्रोच सेम रहने वाली है। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।